प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन की सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग मार्क्सवादी इतिहासकार दामोदर धर्मानंद कोसांबी पर एक चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहेंगे। भारत की स्वाधीनता के पश्चात कुछ इतिहासकारों ने कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर लेखन कार्य किया और इस लेखन कार्य को मार्क्सवादी इतिहास लेखन की श्रेणी में शामिल किया गया। भारतीय इतिहास लेख की मार्क्सवादी धारा के सबसे प्रखर पुरोधा के रूप में दामोदर धर्मानंद कोसांबी को माना जाता है और जब हम इनके जीवन परिचय की बात करते हैं तो ये ज्ञात होता है कि 31 जुलाई सन 1907 में गोवा के निकट कोसबेन में इनका जन्म हुआ था और विश्व जगत में वे एक गणितज्ञ, एक इतिहासकार और एक राजनीतिक विचारक के रूप में जाने गए। इनके मित्र इन्हें प्यार से बाबा कहकर पुकारते थे और इन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया। वे अपने पिता के साथ अमेरिका गए और वहां से ही उन्होंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के पश्चात वहां पर उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। ऐतिहासिक स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने 1929 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किया। मैथ्स, हिस्ट्री, ग्रीक, लैटिन, जर्मन और फ्रेंच भाषा का इन्होंने गहन अध्ययन किया। 1929 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने गणित विषय का अध्यापन शुरू किया और यह माना जाता है कि जब वे अमेरिका में अध्ययनरत रहे उस समय अनेक गणितज्ञों के वे संपर्क में आए। बाद में इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी न्योता मिला और लगभग 1 वर्ष तक उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी अपनी सेवाएं दी। 1932 में वे पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापन करने लगे क्योंकि वहां पर इनके पिता भी पाली भाषा के अध्यापन कर चुके थे, इसलिए सर्वाधिक लंबे समय तक नियर अबाउट 14 इयर्स उन्होंने सेवा पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज को दी और इस अध्यापन अवधि में उन्होंने इल्म की तमाम विधाओं को भी सीखने का कार्य किया और यह अवधि उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। 1946 में दामोदर धर्मानंद कोसांबी बम्बई के, आजकल उसको हम मुंबई कहते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के गणित विभाग के प्रमुख नियुक्त हुए और कालांतर में 1962 तक वे यहाँ पर कार्यरत रहे। दामोदर धर्मानंद कोसांबी बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे और उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान कार्य तो किए ही, साथ ही साथ सांख्यिकी के सिद्धांत की मदद से उन्होंने क्वाइंस पर, जो कि इतिहास का एक अच्छा पुरातात्विक स्रोत होता है, उन पर उन्होंने वैज्ञानिक रिसर्च की एक बुनियाद रखी और जिस तरह से उनकी अभिरुचि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में थी, इसलिए उन स्रोतों को पढ़ने के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, पाली भाषा का अध्ययन किया, प्राकृत भाषा का भी अध्ययन किया। इनका अध्ययन इन भाषाओं पर बहुत ज्यादा था, लेकिन जब उनसे कोई कहता कि आपको इतनी भाषाओं की जानकारी है तो बहुत ही सहज अंदाज में वे कहा करते थे कि बस काम चलाओ, मुझे इन भाषाओं का ज्ञान है। यानी थोड़ा भी अहम या कहना चाहिए घमंड उनमें बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए कोसांबी एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और उनका यह मानना था कि विज्ञान की तरह ही साहित्य को उसके युग के हिसाब से समझने की कोशिश आमतौर पर होनी चाहिए। वे कहा करते थे कि वर्गों में विभाजित समाज के कवि को केवल ऊंचे दर्जे के लोगों की हैसियत और उम्मीदों को ही नहीं व्यक्त करना चाहिए,
बल्कि उसे समाज के तमाम दर्जों के खांचे से ऊपर उठकर अपनी बात कहनी चाहिए, भले ही वे बात को खुलकर कहे या घुमा फिरा कर कहे। इतिहास को एक नए सिरे से समझने का प्रयास दामोदर धर्मानंद कोसांबी ने किया और इसके लिए उन्होंने पुरातत्व विज्ञान के मदद भी काफी मायने में ली, या हमें कह सकते हैं कि पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। उनकी मेहनत का नतीजा यह देखने को मिला कि मध्य भारत और दक्कन के बीच जो प्रागैतिहासिक काल के संबंध थे उसको और भी अच्छे तरीके से जाना जा सका, और जमीनी रिसर्च के माध्यम से इन्होंने प्राचीन काल के उद्भूत रहस्यों को उजागर करने का कार्य किया। इनके तमाम रिसर्च को इकट्ठा करके उन्हें कालांतर में किताब का शक्ल प्रदान किया गया, स्वरूप प्रदान किया गया, और 1956 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा 1962 में मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, और 1965 में द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन प्रकाशित हुई। और भी अन्य लेख इनके प्रकाशित होते रहे, लेकिन ये 3 पुस्तकें भारतीय इतिहास में उथल पुथल मचाने का कार्य करने लगी, क्योंकि जो विचारधारा या जो तर्क इन्होंने प्रस्तुत किया वह अपने आप में अभूतपूर्व था। औपनिवेशिक काल में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को देखने का नजरिया रिलीजियस रहा। बाद में देश के स्वाधीनता के पश्चात राष्ट्रवादियों ने प्राचीन भारत के इतिहास को महिमा मंडित करने का प्रयास किया, लेकिन कोसांबी ने आधुनिक भारत में जो इतिहास लेखन किया उसके बारे में कहा जाता है कि एक ठहरी हुई और दिखावे वाली परंपरा को जड़ से हिलाने का काम डीडी कोसांबी के द्वारा किया गया। उन्होंने अपने लेखन में मार्क्सवादी विचारधारा का खुलकर इस्तेमाल किया, और इसी के मद्देनजर ए.एल. बासम ने एक अवसर पे कहा था कि डीडी कोसांबी को अपने जीवन में 3 विषयों से विशेष लगाव रहा, एक भारतीय इतिहास, दूसरा गणित और विश्व शांति। एक गणितज्ञ होने के बावजूद उन्होंने इतिहास के अध्ययन में रुचि ली, अनेक भाषाओं को सीखा और एक नए सिरे से इतिहास को डिफाइन करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने इतिहास को डिफाइन करते हुए कहा कि उत्पादन के साधनों तथा संबंधों में क्रमिक विकास की कालक्रम व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुति की जानी चाहिए, और इस परिभाषा से इतिहास को के एक निश्चित सिद्धांत का संकेत हमें मिलता है, जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। डीडी कोसांबी ने तुलनात्मक पद्धति को अपनाते हुए प्राचीन भारतीय इतिहास को प्रस्तुत करने का कार्य किया, और पुरातत्व की वस्तुओं पर भी इन्होंने विशेष तौर पर अपने ध्यान को केंद्रित किया। संस्कृत ज्ञान के बदौलत उन्होंने शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर भी विश्लेषण करने का प्रयास किया। मानव विज्ञान की मदद से स्रोत सामग्री को देखने की इन्होंने कोशिश की, और एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री में इन्होंने एक विशेष तौर पर एक विशेष नजरिए से इतिहास को देखा। अतीत को समझने के लिए जनजाति से जाति की ओर संक्रमण को इन्होंने एक कारक के रूप में प्रस्तुत किया, और बताया कि लघु स्थानीय समूह एक सामान्यीकृत समाज में परिणित हो गए थे। इससे निश्चय ही उत्पादन प्रणाली भी प्रभावित हुई। इन्होंने इतिहास में विशेष तौर पे प्राचीन भारतीय इतिहास के अनेक मिथकों की भी व्याख्या की, और एक उचित निष्कर्ष तक पहुंचने का भी इन्होंने कार्य किया। जब हड़प्पा सभ्यता की बात होती थी या उसके पतन की चर्चा होती थी, तो उसके लिए डीडी कोसांबी का भी मत था
कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्य लोग जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने इनके कृषि कार्य के निमित्त बनाए गए बांधों को नष्ट कर दिया। इससे कृषि प्रणाली प्रभावित हुई और इसके पीछे उन्होंने ऋग्वेद को भी संदर्भित करने की कोशिश की। इनका यह मानना था कि हल का प्रयोग आर्यों के समय से शुरू हुआ, जबकि रोमिला थापर ऐसा मानती हैं वर्तमान में जो सोर्स प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी हल के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। उन्होंने आर्यों के नस्लीय सिद्धांत को अस्वीकारा। डी.डी. कोसांबी ने आर्यों के नस्लीय सिद्धांत को अस्वीकारा और इस बात को स्वीकार किया कि आर्य उत्तर पश्चिम से भारत आए। इसका उन्होंने समर्थन किया। लौह उपकरण के प्रयोग के बारे में, घोड़े के प्रयोग के बारे में ये सहमत थे और इनका भी मत था कि नॉर्थ इंडिया में नगरीकरण आर्यों के आने के बाद शुरू हुआ था। इन्होंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जैन और बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही कि प्रौद्योगिकी संबंधी जो चेंजेस आए, परिवर्तन आए, उससे जनजातियों का लोप हुआ, नगरवादी दृष्टिकोण देखने को मिला और आर्थिक परिवर्तन समाज में हुआ। भूपति या भूस्वामी वर्ग के रूप में किसान और गृहपति, जो बड़े गृहपति थे, वे दिखलाई पड़े और व्यवसायियों की निजी संपत्ति की जो भावना थी वह इससे बढ़ती चली गई और इस तरह आर्थिक प्रगति के कारण लोगों ने शांति की चेष्टा की। और ऐसे कई आधारभूत प्रश्न थे जिनके उत्तर को अपने मौलिक चिंतन के द्वारा ढूंढने का प्रयास दामोदर धर्मानंद कोशाम्बी के द्वारा किया गया। कालांतर में 1966 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। इस तरह डी.डी. कोसांबी का कंट्रीब्यूशन एक मैथमेटिशियन होने के बावजूद इतिहास के क्षेत्र में अभूतपूर्व रहा और ओरिजिनल सोर्स को पढ़ने के लिए उन्होंने विभिन्न भाषाओं को सीखा और तार्किक नजरिए से उन्होंने इतिहास की व्याख्या की। थैंक यू।